नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी शामिल रहे। पुरी में हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन, श्रद्धालुओं के साथ सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। बर्फबारी के बाद सर्दी का सितम जारी, मैदानी इलाकों में नजर आ रही हल्की बर्फ, आने वाले दिनों में तापमान गिरने का अनुमान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, पूरी दुनिया में गुस्सा फैला। एटा जनपद में घना कोहरा छाया हुआ, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम सी गई, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया, जहां कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बाल पुरस्कार विजेता और देश भर से आए स्कूली बच्चे शामिल हुए। जहां पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों के 4 बेटे, जिनका नाम अजित, जुआर और जोरावर और फतेह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 1705 में चारों बेटे की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी और उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के हर विजेता को एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ ही पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलता है। बात करें उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास हिंदू संगठनों का भारी विरोध प्रदर्शन सामने आया। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर किया गया, जिस विरोध में मंदिर में आए श्रद्धालुओं से लेकर बजरंग दल और वीएचपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोष जाहिर करते हुए कहा। मेरा नाम से मधुसूदन सिंगारी, महापुरुष जगन्नाथ के सेवायत हूँ। जैसे कि गुरुजी आप यहाँ पे हैं, 4 धामों में से एक श्रेष्ठ धाम है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसको लेके ये जो आप लोगों ने प्रतिवाद सभाएं की, विरोध प्रदर्शन किया था, कितना कैसा लगता है आपको? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब जैसे करोड़ों हिंदुओं का जो हाथ पे लगता है कि ऐसे काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को भारत ने बहुत कुछ सहायता दिए हैं। जब भी बांग्लादेश में कोई मुसीबत आया है तो भारत इसमें चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग बांग्लादेश के अनुरोध करता हूँ, और ये जो ऐसे हिंदुओं को करना नहीं चाहिए। हमारा जो भारत का एक हिंदू है दीपू साहू करके, जिस तरह उसका देहांत, जिसका हत्या किया गया, ये निंदनीय घटना है। और हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम प्रार्थना करता हूँ और अनुरोध करता हूँ और इसमें दखल दीजिए। और जैसे हिंदुओं का आक्रमण हो रहा है बांग्लादेश के देश में, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। मेरा नाम सोमनाथ है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये जो प्रतिवाद सभा, ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारी कोख से पैदा होने वाले आज बांग्लादेशी अगर हमारे सर के ऊपर चढ़ने लगेगा तो हमको तो बोलना चाहिए ना। सनातनी धर्म 2 तरह का होता है। सनातन का अर्थात ये होता है कि सबको संतुष्ट रखना और सबका अंत करना, अर्थात सबको बनाने के बाद में अगर कोई हमारे सर के ऊपर चढ़े तो इनको अंत करना, इसी को सनातनी कहते हैं। आवाज जो जगन्नाथ धाम से उठ रहा है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। भारत की मेन गद्दी पर दिल्ली से लेकर पल्ली तक ये आवाज उठेगी। जब तक भारत से बांग्लादेश को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी।
हमको ये कहना है कि कल पैदा हुआ एक लड़का अगर हमारी सर के ऊपर चढ़ रहा है तो उसको साफ करना भी हमारा काम है। हम दोनों सरकार, डबल इंजन सरकार भारत में हमारा है, हम दोनों सरकार को विनम्र से अनुरोध कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग भी गण माध्यम की तरफ से सुन चुके हैं कि भारत की सरकार अभी उद्यम कर रहा है, कम से कम 6-7 तो जगह को इन्होंने हथियार कर चुके हैं और भारत की जवान ऑलरेडी बांग्लादेश में अंदर पहुंच चुके हैं। और कल हम आशा भरोसा रखते हैं कि बांग्लादेश की समेत पाकिस्तान भी भारत में मिलेगा और सारे के सारे मुस्लिमों को साफ किया जाएगा। ये कसम हमने राम की खाए हैं कि भारत में हम मुस्लिम और बांग्लादेश को रहने नहीं देंगे, ये वादा हमारा है। जय जगन्नाथ। भवानी द्वैतापति जगन्नाथ मंदिर के द्वैतापति सेवाएं। ये जो आज प्रतिवाद सभा विरोध प्रदर्शन किया गया इस और आप लोगों के इसके कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए, डेफिनेटली ये विरोध होगा, ये जो आपने देखा इससे ज्यादा होगा और पूरे भारतवर्ष में होगा। ये जगन्नाथ मंदिर से इसका आगाज उठा है, लेकिन आप देखिए जो देश भारत से ही उत्पन्न हुआ है, जो देश का कोई अस्तित्व नहीं था और अस्तित्व भारत ने दिया, आज वो देश जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, वो बांग्लादेश जो बर्बरता के श्रेणी में बहुत नीचे उतर गया है, वो अपने जगह पे संभलना चाहिए और अपने जगह पे ठीक पे आ जाना चाहिए। नहीं तो आगे जाके भारत से जो क्रांति उठेगा उसको वो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन वो जो आप मुस्लिम का बात कर रहे हैं, जो सनातन की बात हम बोलेंगे, पूरे विश्व में सनातन ही प्रथम है और सनातन ही श्रेष्ठ है। जो सनातन से सबका उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम हमारे हिंदुओं को, जैसे आप बांग्लादेश में देखेंगे, भारत में हर धर्म को, हर जात को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे सब श्रेणियों का और सब धर्म का लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होता है वो संपूर्ण निंदनीय है और विश्व से हर व्यक्ति इसको निंदा करते हैं। और इसका हम भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, इसका जरूर हल निकलेगा और बांग्लादेश को जरूर दंड मिलेगा। क्या रिलेटेड भाई? जय श्री राम। पवित्र जगन्नाथ धाम पुरी से मैं विश्व हिंदू परिषद से गौरव कुमार कर आप सभी को सादर नमन और प्रणाम करता हूं। देखिए, बांग्लादेश का जो बर्बर हत्याकांड हुआ है, वो जो दीपूदास नाम का जो लड़का को मारा गया है, इस निंदा के आड़ में उसको मारा गया। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में आप लोगों को ले जाता हूं। अगर पूरे विश्व को एक ही वार्ता हम देते हैं धर्मनिरपेक्षता को, तो धर्मनिरपेक्षता को अगर एक ही वार्ता मिला है तो ये दीपूदास जो अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में रहते हैं, वो क्या गलती किया? उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया था कि सारे धर्म का भगवान एक है। अगर इसको हम भारत में भी मानते हैं तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी क्यों नहीं मानते? और एक जिहादी सांप्रदायिकता और मानसिकता वहाँ क्यों बढ़ रहा है? और इसके लिए पूरे जिम्मेदार उनका प्रशासन, उनका सरकार और हमारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारा जो गृह मंत्रालय है, हमारा जो वैदेशिक व्यापार मंत्रालय है, उन सभी से हमारा आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग इसको कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, मानवीय के तरीके से कैसे भी इसका एक हल निकाले, ताकि हिंदू के ऊपर ये जो बर्बरोचित हत्याकांड हो रहा है आगे जैसे ना हो और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए। सनातन धर्म का जो झंडा हम पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए जो कसम हमने खाए हैं, वही सनातन धर्म का जो झंडा लहराने का पंचम हमने भी खाए हैं, वो पूरे विश्व में लहराना चाहिए। जय जय। बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां आज से रेलवे के किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे किराए में बढ़ोतरी की गई। मेल नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेन में बढ़ोतरी की गई है, जहां 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया। मेमो ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया है। सामान्य ट्रेनों में किराया 1 पैसा किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी कोच में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जहां 500 किलोमीटर नॉन एसी पर 10 रुपये बढ़ाया गया है। ये बढ़ोतरी की गई है, जहां जनरल में 215 किलोमीटर तक अतिरिक्त किराया नहीं, जनरल में 215 के बाद 1 पैसा किलोमीटर बढ़ाया गया है। ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हो गया। रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई।
जहां 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा लगेगा। हालांकि लोकल ट्रेन और छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और इसी बदलाव से रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीबन 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराया बढ़ाया गया था। रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई, यानी 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपये बढ़ाएंगे। नई व्यवस्था के तहत लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। भारतीय रेल द्वारा किराया को तर्कसंगत किया गया है और इसके तहत 25 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि से नई किराया तालिका लागू की जा रही है। उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से पैसेंजर गाड़ियों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक की जो यात्रा है उस पर जो किराया है वह 1 पैसा प्रति किलोमीटर के दर से बढ़ाया गया है। इसी तरह से मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी और एसी दोनों कैटेगरी में जो किराया है वह 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। इसके अलावा फेयर स्ट्रक्चर में और किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं और जो बाकी चार्जेस हैं वह पहले की तरह ही लागू होंगे। आम भाषा में यदि बात करें तो 500 किलोमीटर की मेल एक्सप्रेस की जो यात्रा है वह पहले से अब 10 रुपये अधिक किराया के साथ करनी होगी और इसी तरह से 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेल एक्सप्रेस में और 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से सामान्य श्रेणी में। बात करें उड़ीसा के संबलपुर जिले में रात 6 लोगों ने एक ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीटकर हत्या कर दी। 2 और मजदूरों की बुरी तरह पीटा गया है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने हमला करने से पहले पीड़ितों से उनके आधार कार्ड मांगे। मृतक शेख जुएल मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, लेकिन संबलपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ एंथापाली पुलिस स्टेशन के दानीपाली इलाके में हुए इस हमले में 2 और प्रवासी मजदूर घायल हो गए। उड़ीसा पुलिस ने इसे हेट क्राइम कहने से मना कर दिया है। उड़ीसा के डीजीपी योगेश बहादुर खुराना ने कहा, संबलपुर में जो कुछ हुआ वह अमानवीय है और इस पर कोई 2 राय नहीं है। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। 24 घंटों से भी कम समय में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना घटी है वो अभावनीय घटना है, इसके बारे में कोई 2 मत नहीं हो सकते। और जैसे ही घटना घटने की खबर जो है पुलिस के पास पहुंची है, पुलिस एकदम एक्शन में आई है और 24 घंटे से कम समय में 6 के 6 एक्यूज जो इसके अंदर शामिल थे सबको अरेस्ट करा गया है। और मैं आपको कह सकता हूं कि इसके अंदर आइन के अंदर जो हमें क्षमता दी गई है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। सर, इसमें कोई अरेस्ट हुआ है क्या? चांदवाली जो गैंगरेप माइनर गैंगरेप उस केस के अंदर भी 24 से कम घंटे के अंदर जो है एक्यूज अरेस्ट हुआ है और उसे फॉरवर्ड करा जा रहा है। सर, अलग अलग जगहों पर बांग्लादेशियों के शक पर हमले किए जा रहे हैं, क्या इस पर कोई एक्शन? कोई भी अगर लॉ को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के बाद सर्दी का सितम जारी हो गया। वहीं राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू और उससे सटे गुजरात के बनासकांठा की बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कातिल ठंड के कारण माउंट आबू गुजरात के लोगों की पहली पसंद माने जाने वाले हिल स्टेशन कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के साथ उत्तर भारत में सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। पर्यटन नगरी के मौसम का बदलता मिजाज न्यूनतम तापमान में लगातार जारी है। गिरावट का दौर जारी होने के कारण खुले मैदानों पर बर्फ की सफेद चादर छाई हुई नजर आ रही। वहीं दूसरी ओर वाहन पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती नजर आई। एटा जनपद में बीती रात से घना कोहरा छाया हुआ। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे की वजह से वाहन रेंगते नजर आ रहे। चालक मजबूरी में लाइटें जलाकर वाहन चला रहे। ठंड से बचाव के लिए लोग आग के अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं।
पूरे एटा जनपद में हर ओर घना कोहरा छाया हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हत्या और अत्याचारों के लिए विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा की गई। इस प्रदर्शन के माध्यम से घटना पर चिंता व्यक्त की गई। बात करें बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा फैला है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी भड़क उठे हैं। केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में बस सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज जी, कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। देश की सरकार से क्या उम्मीद है इस विषय पर? अब देश की सरकार से तो मुझे आशा है कि कुछ करेगी। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता। महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशीय नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहें? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। बात करें, कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने गाँव, गरीबों और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, इसकी वजह से संसद में एक नया बिल विकसित भारत जी ग्राम जी पास कराया गया और अब मजदूर पहले के 100 दिनों के मुकाबले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था
उसमें तरह तरह की धांधली होती थी। उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा मेरे बहनों भाइयों। और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। बोधगया रोड स्थित दुम्हान के समीप एक निजी मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी सहित कई विधायक और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक चौधरी ने स्पष्ट कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार चाहेंगे तब उनकी राजनीति में एंट्री हो जाएगी। यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वही राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके अंदर 72 छेद है वही दूसरों में छेद ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के बयानों पर बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे उसमें किसी के डिमांड करने की क्या आवश्यकता है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। सर, ये अभी शक्ति सिंह यादव को एक बाइट आया है। शक्ति सिंह के वो बाइट कौन है शक्ति सिंह? ये राजद वाले जो प्रवक्ता हैं, हाँ, उन्हीं की बाइट आई कि प्रदेश सरकार जो है अपराधियों में जाति ढूंढ रही है, अपराधियों के बीच जाति ढूंढ रही है। अरे जिसमें अपने 72 को छेद है वो दूसरा में छेद ढूंढ रहा है। कहाँ आरजेडी वाले के कमेंट पर हम लोग के कमेंट। मुंबई महाराष्ट्र में होने वाले मनपा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, जहां देश की नजरें अमीर नगर निगम यानी मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे के लिए सभी राजनीतिक दलों की नजर मुंबई पर टिकी है। खासतौर पर महायुति में शामिल 3 दल बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी हर हाल में मुंबई में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चिंताजनक साफ नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और शिंदे गुट की तुलना में अजित पवार की एनसीपी को बीजेपी और शिंदे सेना मुंबई में कमजोर मान रही है। यही वजह है कि एनसीपी अपनी स्थिति मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की राजनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी जहां मुंबई मनपा की करीब 150 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं अजित पवार की एनसीपी करीबन 50 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर एनसीपी नेतृत्व लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के लगातार अजित पवार की एनसीपी दल की कल दिन भर बैठकों के बाद एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बयान देते हुए साफ किया कि सीटों को लेकर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। जहां प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने यह भी साफ बताया कि बीजेपी की ओर से नवाब मलिक का उठाया गया मुद्दा अब खत्म हो चुका है और उस पर बार बार चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई मनपा चुनाव से पहले गठबंधन में सहमति बनती है या फिर अजित पवार की एनसीपी अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी करती है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर एनसीपी को मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो मुंबई में एनसीपी अकेले दम पर चुनावी रंग संग्राम में उतर सकती है। Colleagues from the Mumbai, I have discussed at length. We have shortlisted some candidates also. I will discuss late night today or tomorrow with our national president, Deputy Chief Minister Mr. Ajit Dada, and our working president Mr. Praful Patel, and then we will come to the certain conclusion. Tomorrow late evening we will announce our decision. NCP is ready to go alone. You see, there are अलग-अलग पर्याय सामने रहते हैं। So, जब तक कोई पर्याय निश्चित तौर पर नहीं जाता है तब तक सारे पर्याय खुले रहते हैं। बीजेपी has opposed the Nawab Malik That chapter is closed now. I said oftenly. Why that is being repeatedly asked? Nawab Malik is our election campaign committee within the party, where the party has got his own right. So he is there. He is our senior colleague. So that question is over now. खबरों का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात
करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास